हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्ड मैप के बारे में। आज से मैं वर्ड मैप की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आज तो वर्ड मैप कवर कराऊंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता जाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड मैप कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, वर्ड मैप का रोल क्या होता है? ज्योग्राफी में वर्ड मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो 50% ज्योग्राफी होती है वो केवल मैप्स के थ्रू समझी जा सकती है। उसे रटने या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ सकते हैं। तो जो मैप होता है वो हमारी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे बात करें हमारी कॉमन लाइफ की, तो हमें तब भी पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में कौन सी चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उस हिसाब से भी हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए और ज़्यादा प्रिसाइज स्टडी इनके बारे में करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिटेल नॉलेज निकालनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जाकर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वर्ल्ड मैप का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थ के शेप को लेकर। अर्थ का शेप कैसा होता है? तो अर्थ का शेप आपको पता ही है, देखने में पता चल रहा है कि ये गोलाकार आकार की है। हिंदी में इसके लिए गोलाकार और इंग्लिश में इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है स्फेरिकल। स्फेयर के शेप की है, तो स्फेरिकल शेप है अर्थ का। आपने ये वाला टर्म मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट में मैथ्स में भी सुन रखा होगा। तो ये स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम अर्थ को क्या करें कि इसके ईस्ट वाले पार्ट से लेकर वेस्ट वाले पार्ट को किसी लाइन से कट करें या लाइन ड्रॉ करें, या फिर वेस्ट वाले पार्ट से ईस्ट वाले पार्ट को लाइन ड्रॉ करें, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी, और जो कि इसके सेंटर से होकर जाती हो। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने ड्रॉ करी सीधी लाइन, ये इसके ईस्ट वाले पार्ट को वेस्ट वाले पार्ट से कट कर रही है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो अर्थ जो है हमारी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है, एक नीचे वाला हिस्सा बन जाता है। अब जैसे हम लोगों ने इसको कंसीडर करा था कि गोले के आकार की है, तो अगर हम किसी गोल चीज़ को बीच से कट करते हैं तो दो आधे आधे गोले बन जाएंगे। तो उनके लिए टर्म हिंदी में जो इस्तेमाल होता है वो होता है अर्धगोला, और इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है उससे बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर। पूरा गोला था तो स्फेयर, और आधा गोला है तो उसके लिए बोलेंगे हेमिस्फीयर। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो मैप में डायरेक्शंस यूज़ होती हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाले के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैप की बात कर रहा हूँ मैं, रियल जो हम लोग की रियल डायरेक्शंस होगी वो तो हम अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन मैप में कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्थ। तो ऊपर हमारी पड़ेगी नॉर्थ, नीचे हमारी पड़ती है जस्ट इसके अपोजिट में साउथ। अब हम राइट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड में हमारा पड़ता है ईस्ट, और राइट हैंड के जस्ट मतलब ईस्ट के जस्ट अपोजिट बात करेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड पर, तो हमारा पड़ेगा वेस्ट। मतलब हमारी डायरेक्शन पड़ी, ऊपर पड़ी नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट नीचे पड़ी साउथ, इसके लेफ्ट हैंड पर पड़ेगी, राइट हैंड पर पड़ेगी ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट मतलब कि लेफ्ट हैंड पर हमारी पड़ेगी वेस्ट। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्थ के पार्ट की नेमिंग हुई है उनमें डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम समझते हैं कि इनका रोल कैसे है। अब जैसे हम लोगों ने ये कट करी है, ये बीचों बीच से अर्थ के होते हुए लाइन जा रही है। इस लाइन को हम लोग कुछ नाम भी देते हैं। आपको ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें भी दिख रहा होगा कि इसे इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस वजह से इसका नाम इक्वेटर। अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसका एक और नाम होता है हिंदी में, उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा आप ऐसे याद रख सकते हो, भू यानी कि धरती, धरती के बीचों बीच से जा रही है। बीचों बीच के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होता है? मध्य मतलब बीचों बीच। तो भू मध्य और लाइन है तो रेखा, तो भूमध्य रेखा, और दूसरा नाम है विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर, क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब दोस्तों, अर्थ को इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। ऊपर वाला भी आधा गोला बना, नीचे वाला भी आधा गोला बना। इंग्लिश में टर्म क्या था इसके लिए? हेमिस्फीयर।
तो जो दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा था उसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन होती है मैप में नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ, तो नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इससे आपको याद रहेगा, जो ऊपर वाला अर्थ का हिस्सा होता है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना क्लियर। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग अर्थ को ऐसे ना डिवाइड करके ऊपर से लेकर नीचे तक की कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बीचों बीच से 0 डिग्री के पास से लेकर, सीधे हुई नहीं है लेकिन आप समझ जाना, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। अब ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी, ये भी क्या करेगी, ये भी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। इधर वाला हिस्सा भी आधा गोला बनेगा और इधर वाला हिस्सा भी आधा गोला बनेगा। ठीक है, अब हमारी अर्थ आप जानते हो कि पूरी तरीके से गोल तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसे कंसीडर करके चलते हैं कि ये पूरी तरीके से गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 आधे आधे गोले बन जाएंगे, यानी कि 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे। तो इस बार हम लोग इन हेमिस्फीयर को नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग अभी मैप में पढ़ कर आए हैं। जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड वाला है, वेस्ट। तो ये वाला जो हमारा साइड होगा इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा इस तरफ वाला साइड होगा अर्थ का, उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरफ वाला साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग अर्थ को डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने वो वाली जो पिछली वाली लाइन ड्रॉ करी थी उससे हम लोगों ने इक्वेटर बोला था। अब ये वाली लाइन जो अर्थ को इसके पोल से जोड़ती है, पोल से होकर गुजरती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को दोस्तों बोलते हैं, पोल से गुजर रही है और अर्थ को बीचों बीच से कट भी कर रही है, तो इस लाइन के दोस्तों कई नाम हैं। पहला नाम है इसका प्राइम मेरिडियन, दूसरा नाम दोस्तों इसका है, आपने सुन भी रखा होगा, ग्रीनविच लाइन। तीसरा दोस्तों इसका नाम है, तीसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो दोस्तों इसके 3 नाम हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ग्रीनविच लाइन और तीसरा है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों प्रधान मध्यायन रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, हिंदी में भी इसके 2 नाम हैं, प्रधान मध्यायन रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी मेरिडियन। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अर्थ पर। तो अब अर्थ के सरफेस की बात करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अर्थ जो है वो साइड पर उभरी हुई है और ऊपर से एक तरीके से फ्लैट है। ठीक है, ये पूरी गोले की तरह की है नहीं, लेकिन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अब अर्थ की सरफेस की बात करते हैं। अर्थ की सरफेस जो है वो 2 चीज़ से कवर्ड रहती है, पहली लैंड मासेस और उसके बाद वाटर बॉडीज़। तो जो हमारा लैंड मासेस और वाटर बॉडीज़ का एरिया रहता है, तो हमारे जो लैंड मासेस हैं वो अगर हम लोग अर्थ को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो हमारे लैंड मासेस हैं ये 1 पार्ट से भी कम एरिया कवर करते हैं। अगर आप समझिएगा, अगर अर्थ को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया, तो हमें पता चलेगा जो लैंड मासेस है वो 3 पार्ट्स में 1 पार्ट से भी कम एरिया कवर करते हैं, और बाकी जितना बच जाता है वो वाटर कवर करता है। ठीक है, आपको देखिए कि पता चल रहा होगा जो वाटर है ब्लू वाला पार्ट वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब मैं आपको परसेंटेज में बताता हूँ। परसेंटेज में 70% वाटर कवर करता है, और उसके बाद जितना हिस्सा बच जाता है यानी कि 29 वो हमारे लैंड मासेस कवर करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था 2/3 से ज़्यादा जो हिस्सा है वो हमारा वाटर कवर कर लेता है, और 1/3 से भी कम हिस्सा हमारे लैंड मासेस कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे जो अर्थ की सरफेस है उसकी बात थी। अब हमारी अर्थ की सरफेस में जो लैंड मासेस हैं उन्हें कुछ नेम दिए गए हैं, लैंड मासेस को भी नेम दिए गए हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको भी अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो अब उनकी बात कर लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा मैप का बेसिक होने वाला है, तो मैं आपको अभी मैप के बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें मैं डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल मैप के बेसिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे इसमें देखते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो लैंड मासेस है, लैंड मासेस जो अर्थ की सरफेस है, इन्हें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर रखा है। किस में डिवाइड कर रखा है, कॉन्टिनेंट में। हिंदी में बोलेंगे तो महाद्वीप।
ठीक है, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट और हिंदी में महाद्वीप। अब हमारी अर्थ पर कॉन्टिनेंट कितने हैं, हमारे अर्थ पर कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो हमारी अर्थ पर कॉन्टिनेंट हैं 7। कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स की। सबसे बड़ा आपको कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिख रहा होगा, देखने में ही पता चल रहा होगा, जो लाइट येलो कलर का पार्ट है, लाइट येलो कलर का पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और इसका नाम है एशिया। क्या नाम है, एशिया। आपको पता ही होगा, एरिया वाइज मैं अभी बात कर रहा हूँ, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा है एशिया। अब इसके बाद करते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है, तो वो कौन सा है, चलिए जल्दी देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा हो गया अफ्रीका, ठीक। एरिया के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट की। तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी डायरेक्शन का बहुत यूज़ है, क्योंकि देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। जब हमें पता होगा कि ऊपर वाले को नॉर्थ अमेरिका क्यों बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ अमेरिका क्यों बोलते हैं, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ही डायरेक्शन बता दी थी कि मैप में ऊपर वाला जो तरफ, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है उसे नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले को जस्ट अपोजिट जो ऊपर वाले का होता है उसे साउथ बोलते हैं। तो इसी वजह से ऊपर वाली जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसे नॉर्थ अमेरिका नेम दिया गया और नीचे वाला जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उसे साउथ अमेरिका दिया गया है। तो हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया के बेस से वो है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ लार्जेस्ट पे। फोर्थ लार्जेस्ट आपको इसके जस्ट नीचे दिख रहा है साउथ अमेरिका, ठीक है। अभी मैं दोस्तों आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको पॉइंट वाइज भी लर्न कराऊंगा, फिक्र मत कीजिए, पॉइंट वाइज भी हम लोग लर्न करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको केवल डायग्राम इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है। नहीं तो मैं पॉइंट वाइज लिखवा कर भी लर्न करा सकता था, हाँ वहाँ से भी बता सकता था, लेकिन आपको तब वो पता ना चल पाता कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं उसके बाद अभी डायग्राम से समझाने के बाद पॉइंट वाइज भी आपको लर्न कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। अब फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बाद हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है एरिया के हिसाब में। तो कौन सा आता है वो, आपको सबसे नीचे वाइट सब पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ये है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका। तो ये हमारा एरिया के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पर। तो हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पर्पल सा हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये है यूरोप, ठीक है। तो यूरोप जो हमारा है ये है हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि 7वें नंबर वाला जो कॉन्टिनेंट है, आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, जो एक लास्ट बचा हुआ है वही है। कौन सा है, जो पिंक वाला पार्ट है वो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम भी है, ठीक है। तो ये हमारी है 7th मतलब 7 नंबर का कॉन्टिनेंट है, या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे कॉन्टिनेंट्स। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग ओशियन की बात करते हैं। तो ओशियन में सबसे पहले नंबर पर ओशियन कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर ओशियन आएगा हमारा, आप देख सकते हो 2 साइड पर दिख रहा होगा आपको पैसिफिक ओशियन, ठीक है। 2 साइड पर आपको दिख रहा है, ये वाला साइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाले साइड पर भी आपको दिख रहा होगा पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, ठीक। तो ये पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये मैप खुला हुआ है। अब आप जानते हो जो अर्थ है वो मतलब ग्लोब जो है, ये वाले दोनों हिस्से आपस में पीछे अगर जुड़े होंगे मतलब पैसिफिक ओशियन जुड़ा होगा। ये तो हमने खोल कर रखा हुआ है अपने पढ़ने की सहूलियत के लिए, ठीक है, लेकिन ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब पैसिफिक ओशियन के बाद कौन सा ओशियन आता है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा आता है, तो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन हमारा है
ये दिख रहा है आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ये इसका दोस्तों शेप होता है, ये है एस शेप का, ठीक है। तो ये हमारा है अटलांटिक ओशन, ये है सेकंड लार्जेस्ट ओशन और नाम क्या है दोस्तों इसका? अटलांटिक। दोस्तों अभी आपको, अगर आप पढ़ रहे हो नए तो आपको नेमिंग में कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि एक हमारा जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था अंटार्कटिका, अब उससे मिलता जुलता ये भी है अटलांटिक ओशन। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन होगा। अभी मैं एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड लार्जेस्ट ओशन के ऊपर। तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन होने वाला है, जो हमारी कंट्री के नेम पर है, इंडियन ओशन, ठीक है। ये आपको पार्ट दिख गया होगा, ये है हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन, ठीक। ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, हमारा जो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है? तो दोस्तों क्या होता है कि कई जगह पर इसे ओशन कंसीडर किया भी नहीं जाता, लेकिन अब क्या होने लगा है कि धीरे धीरे ज़्यादातर जगहों पर इसे ओशन कंसीडर किया जाने लगा है। तो ये कौन सा ओशन है? तो ये है हमारा सदर्न ओशन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है अंटार्कटिका के अगल बगल का जितना भी हिस्सा आ जाती है, वाटर बॉडी आ जाती है, उसे ही बोलते हैं हम लोग सदर्न ओशन। कई जगह पर अभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन कई जगह पर ये माना जाने लगा है। तो हम लोग अपने पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से इसे मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, सदर्न ओशन है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो अंटार्कटिका के अगल बगल की जितनी भी वाटर बॉडी है वही है हमारी सदर्न ओशन, ठीक है। अब हमारा बचा लास्ट ओशन, जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, उसका नाम क्या है? तो वो है दोस्तों हमारा ऊपर वाले हिस्से में है, ये आपको दिख रहा होगा आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट ओशन, 5th नंबर का ओशन, ठीक है। कौन सा है? आर्कटिक ओशन। तो यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ दोस्तों आपको क्लियर होगा, ठीक है। पहला ओशन कौन सा था? पैसिफिक ओशन। सेकेंड ओशन कौन सा आया? अटलांटिक ओशन। थर्ड ओशन कौन सा आया? इंडियन ओशन, ये हमारी कंट्री के नेम पर है। फिर फोर्थ ओशन कौन सा आया? सदर्न ओशन। और फिफ्थ ओशन कौन सा आया? आर्कटिक ओशन। अब दोस्तों ऐसे ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से थे। तो पहला जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था वो कौन था? एशिया। फिर सेकंड था अफ्रीका। फिर थर्ड था नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद फोर्थ था साउथ अमेरिका। फिफ्थ था अंटार्कटिका। सिक्स्थ यूरोप और सेवन्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अब दोस्तों हम लोग इनको पॉइंट वाइज भी एक बार याद करके देखते हैं। अब दोस्तों देखिए ये पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने कुछ, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक बार और से हमारा रिवीजन हो जाएगा, तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर अच्छे से बैठ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो अर्थ का शेप है वो कैसा शेप है? तो स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है। 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। जो हमारी अर्थ का जो 1/3 पार्ट था, ऑलमोस्ट 1/3 था, पूरा 1/3 हो भी नहीं पाया था, वो क्या था? लैंड। और अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना? 29 पॉइंट समथिंग % जो है वो हमारी अर्थ का पार्ट क्या है? लैंड मासेस है। और जितना बच गया रेस्ट ऑफ जितना भी पार्ट है वो क्या है? इसका वाटर है, वाटर बॉडीज़ में आ जाता है, ओशन में आ जाता है, ठीक है। तो 1/3 पार्ट हमारे लैंड मासेस थे, और उसके अलावा जितना बच गया 2/3 पार्ट वो क्या था? हमारा ओशंस थे, वाटर बॉडीज़ थे। अब जो हमारी अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है लाइन, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन डिवाइड कर देती है हमारी अर्थ को, तो वो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते थे इक्वेटर। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही, तो इस वजह से इक्वेटर। हिंदी में मैंने इसके नाम क्या बताए थे आपको? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। बहुत अच्छे, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। ये हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। क्या क्या? ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ऐसे ही अब एक बार से यहाँ दोस्तों डायरेक्शंस और समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, जैसे आप देख सकते हो कि मैप में क्या ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ। उसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ। फिर हमारी राइट हैंड पर जो पड़ता है उसे बोलेंगे ईस्ट, और इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड पर है हमारा वेस्ट। तो ये हमारी मैप में डायरेक्शंस चलती हैं इस हिसाब से। अब दोस्तों जो दूसरी लाइन थी जो हमारी अर्थ को
पोल्स, हमारे अर्थ को पोल्स से होकर गुजरती थी और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में ये भी डिवाइड करती थी, तो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती थी। ठीक है, तो वाली लाइन कौन सी थी? ये लाइन कहाँ से कहाँ तक दोस्तों जाती थी? तो ये वाली लाइन ऊपर वाले हिस्से से, मतलब कि अर्थ को नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं या फिर साउथ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, एकदम जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट होगा वहाँ से लेकर जो एकदम साउथ का पॉइंट होगा वहाँ तक जाती है और अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में कट कर देती है। वाली लाइन कौन सी थी? तो ये थी प्राइम मेरिडियन। मैंने इसके आपको और भी नाम बताए थे, कौन कौन से थे? प्राइम मेरिडियन हो ही गया था। फिर इसके बाद ग्रीनविच लाइन, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। मैं जब अब ये सारी लाइंस जो हैं हमारी इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपको डिटेल में आगे वाले वीडियोस में कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इनके नेम ये सारे क्यों पड़े। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ रही होंगी इनके, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स रहे होंगे जिसकी वजह से इनके नाम ऐसे पड़े। तो मैं आपको जब ये वाली लाइंस डिटेल में कराऊंगा तब बताऊँगा। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और तीसरा नाम इसका क्या है? इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये लाइन जो है ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। पहला होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और उसके बाद कौन सा होता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं हम लोग कि जो कॉन्टिनेंट्स थे उनकी जो सीरीज़ थी, यानी कि क्रम जो था वो कैसा था। पहला दे रखा है दोस्तों अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे? तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है हमारा एशिया। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आता है अफ्रीका। ठीक, अभी हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पहला है हमारा एशिया, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर हमारा था साउथ अमेरिका। मैंने आपको बताया था नॉर्थ और साउथ इन्हें क्यों बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पर है हमारा अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पर यूरोप और सेवन्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे, तो देखते हैं। पहला और दूसरा सेम ही है, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो पहला एशिया उसमें भी था जो एरिया के हिसाब से था, वैसे ही इसमें भी पहला एशिया ही है और दूसरा अफ्रीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड से चेंज हुआ है। थर्ड नंबर पर कौन सा आ गया है? यूरोप। दोस्तों यूरोप क्यों आया है? क्योंकि यूरोप में दोस्तों ये एरिया में तो छोटा है लेकिन यहाँ पर कंट्रीज़ कई ज़्यादा हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कंपैरिजन पर यहाँ पर कंट्रीज़ कई ज़्यादा हैं और जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें से लगभग सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वहाँ पर काम वगैरह बहुत अच्छे से होता है, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक, अब फोर्थ नंबर पर हमारा फिर से वही आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आ जाएगा साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि अंटार्कटिका जो है वो तो आप जानते हो वो पूरा बहुत ज़्यादा ठंड वाला एरिया होता है, तो पूरा वो बर्फ़ से जो होता है आइस से कवर्ड रहता है, तो वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं। पॉपुलेशन है क्या? नहीं है ही नहीं पॉपुलेशन वहाँ पर। जो लोग रहते भी हैं वो लोग रिसर्चेस करने वगैरह जाते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं बस वही रहते हैं। उसके अलावा जिनको काम रहता है जो अपने ट्रेड वगैरह के चक्कर में जाते होंगे वो सब, बस उसके अलावा और कोई तो वहाँ पर रहता नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो अंटार्कटिका रहेगा वो पॉपुलेशन के हिसाब में सबसे लास्ट रहेगा। 6 नंबर पर हमारा इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड फिर लास्ट में हमारा अंटार्कटिका। अब बात करते हैं दोस्तों ओशन की। ओशन मतलब महासागर की। तो दोस्तों बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया, डेप्थ एंड वॉल्यूम। एरिया के हिसाब से भी देखें, अगर डेप्थ के हिसाब से भी देखें मतलब कि गहराई, और वॉल्यूम मतलब उसमें वाटर कितना है, पानी कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो इन तीनों के हिसाब से देखें तो एक ही सीरीज़ चलती है जो कि है पैसिफिक ओशन फर्स्ट आएगा। ये एरिया में भी सबसे बड़ा है, इसकी डेप्थ भी सबसे ज़्यादा है और इसमें वाटर का वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है। अब सेकंड नंबर पर हमारा दोस्तों आता है अटलांटिक ओशन। आप पढ़ ही चुके हैं, मैंने बताया था एस शेप का होता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन। फिर थर्ड नंबर पर हमारा आएगा इंडियन ओशन। फोर्थ नंबर पर आएगा सदर्न ओशन जो अंटार्कटिका के आसपास का था। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारा आएगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो लास्ट में एक बच्चा है अकॉर्डिंग टू कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब दोस्तों जो किनारा होता है, यानी कि तट। ठीक है, तो किस ओशन की कोस्ट लाइन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सीरीज़ गड़बड़ होती है, चेंज होती है पहले के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला वैसे ही आएगा पैसिफिक ओशियन, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसकी कोस्ट लाइन भी
कॉमन सेंस की बात है कि सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। अब सेकंड नंबर पर दोस्तों यहाँ पर अटलांटिक ओशन ही है। फिर थर्ड नंबर पर भी हमारा इंडियन ओशन है, लेकिन फोर्थ नंबर पर जो हमारा यहाँ पर आ गया है वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। क्योंकि आर्कटिक ओशन जैसे हम लोग जानते हैं सदर्न ओशन है, ये केवल अंटार्कटिका के आजू बाजू है, उसके आसपास का है, जो तट है उसको टच करता है। लेकिन जो आर्कटिक ओशन है इसके अगल बगल कई सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। अगर देखेंगे तो इधर पड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका, फिर इधर यूरोप, फिर इधर पड़ जाएगा रशिया वगैरह, तो और कई सारे आइलैंड्स भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो लैंड मासेस है उनके एजेस को ये टच करता है, तो इसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाती है सदर्न ओशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीरीज़ हमारी ऊपर नीचे हुई है। पहले हमारा आर्कटिक ओशन आ गया है, फिर हमारा आया है सदर्न ओशन। तो दोस्तों ये था हमारा जो मैप का बेसिक था, उसके ऊपर वीडियो था ये हमारा। अब मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो कराता रहूँगा। जितने भी मैप्स, वर्ल्ड मैप के जितने भी हिस्से हैं मैं आपको हर टॉपिक वाइज डिटेल में वीडियो कराऊंगा, जिससे वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो बेसिक वीडियो था आपको मैप के ऊपर वो पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और जितनी कोशिश करूँगा जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हो सकें इन सब चीज़ों के बारे में वो आपको दे सकूँ, ताकि आपका इनके ऊपर जो भी एक भी क्वेश्चन बने, एक भी जो डाउट हो वो रह ना जाए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत को थोड़ा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो।